हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 13 देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ध्वनि तरंग यानी कि साउंड वेव। और इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 MCQ देखेंगे और इसी वीडियो के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले मैंने 12 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। वहाँ आपको एनसीईआरटी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहीं आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ये चैप्टर ध्वनि तरंग ये क्लास 9th का चैप्टर है और ये फिजिक्स का चैप्टर है। फिजिक्स का ये हमारा चौथा चैप्टर है। इससे पहले मैंने गति और बल, उसके बाद ग्रेविटेशन, और उसके बाद कार्य ऊर्जा और शक्ति, ये सारी वीडियोज मैंने फिजिक्स से ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। और 9 चैप्टर्स मैंने केमिस्ट्री का अपलोड किया हुआ है। तो फिजिक्स का ये चौथा वीडियो है, लेकिन इस सीरीज़ का ये 13वां वीडियो है। और ये वीडियो या फिर इस सीरीज के जितने भी वीडियोज़ हैं, ये सारी वीडियो आपके हर उस एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल है जिसमें भी जनरल साइंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो चैप्टर नंबर 12 था यानी कि कार्य ऊर्जा शक्ति, उसका क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ आप एक करेक्शन कर लो। करेक्शन नहीं है, कुछ गलत नहीं है वहाँ पे। मैंने आपको वहाँ आंसर सी बताया हुआ है तो ये भी सही है, लेकिन एक आंसर और यहाँ बताना होगा आपको, आंसर बी। यानी कि इसमें पूछा था किसका विमीय सूत्र समान है, तो यहाँ हमारा बी और सी दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट होंगे। मैंने वहाँ सिर्फ सी टिक किया हुआ था, लेकिन बी और सी दोनों ही सही होगा। संवेग और आवेग का डायमेंशनल फार्मूला समान होता है, इक्वल होता है। संवेग बराबर हमारा क्या होता है, P इज इक्वल टू m इंटू में v होता है। मास के लिए हम लोग डायमेंशन लिखते हैं m और वेलोसिटी के लिए LT-1, क्योंकि वेलोसिटी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए L आएगा, टाइम के लिए T आएगा, तो LT-1। तो यहाँ से हमारा ये संवेग का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। उसके बाद आवेग होता है हमारा यानी कि J, ये होता है हमारा फोर्स इंटू में टाइम। तो फोर्स का मैंने आपको बताया हुआ है कि आप याद रखो MLT-2, और टाइम के लिए फिर से यहाँ T आएगा, तो MLT-1। तो ये आप देखो मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला और आवेग का यानी कि इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला ये सेम ही होता है। और बल, आघूर्ण और कार्य का तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इस तरह का सवाल आता है। तो संवेग और आवेग का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, बल, आघूर्ण और कार्य का यानी टॉर्क और वर्क का भी डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। तो चलिए आज के पहले सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। वास्तव में तरंगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसका स्थानांतरण नहीं होता है? ऊर्जा का, विक्षोभ का, ऊर्जा यानी कि एनर्जी का, डिस्टर्बेंस का, या फिर माध्यम के कण का यानी कि मीडियम के पार्टिकल्स का। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तरंग एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है, या फिर बोल दो तरंग जो है एनर्जी है। जब हम बोलते हैं किसी तरंग की स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड, तो एक्चुअली में ये जो स्पीड है ये होती है डिस्टर्बेंस की, या फिर बोल दो ये स्पीड है एनर्जी की। जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाता है वही डिस्टर्बेंस की ये स्पीड होती है कि आपने कितने तेजी के साथ, ये स्पीड हमें बताता है कि आपने जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया वो कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ये पिक्चर देखिए, ये नोटबंदी के टाइम का पिक्चर है। ATM से पैसे निकालने के लिए बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं। तो अब इस लाइन को देखो, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस तरह की लाइनों में खड़े जरूर हुए होंगे, नोटबंदी के टाइम में या फिर ऐसे ही कभी भी किसी चीज़ के लिए। तो मान लीजिए ये जो येलो टी शर्ट वाला लड़का है, इसने इस अपने आगे वाले को धक्का दिया। जब ये अपने आगे वाले को धक्का देगा तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, और फिर क्या करेगा, ये अपने आगे वाले को धक्का देगा। यानी अगर इसने जोर से धक्का मार दिया तो ये हर धक्का एक दूसरे से ट्रांसफर होते होते इस अंकल के पास पहुंच जाएगा। यानी हुआ ये, इस लड़के ने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया और धीरे धीरे ये डिस्टर्बेंस इस अंकल के पास पहुंच गया। ऐसा होता है ना कि अगर आपको कोई धक्का मारता है तो आगे वाला भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि आपके द्वारा या फिर आपके पीछे जिसने भी क्रिएट किया डिस्टर्बेंस, उसी का डिस्टर्बेंस आगे तक भागता है। लेकिन क्या ये जो डिस्टर्बेंस यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, क्या इसके साथ ये लड़का भी अपना स्थान छोड़ा? यानी इसमें कोई भी इंसान जो खड़े हैं यहाँ पे, कोई भी अपने जगह को नहीं छोड़ेगा, अपने जगह से इधर उधर हो जाएगा लेकिन अपने स्थान को नहीं छोड़ेगा। तो मान लो कि ये सारे क्या है, पार्टिकल्स हैं। ये सारे क्या है, मीडियम के पार्टिकल्स हैं। तो मीडियम के पार्टिकल्स डिस्टर्ब होगा, एक दूसरे को धक्का देगा, लेकिन कोई भी अपने स्थान को छोड़ करके नहीं जाएगा। ऐसा ही होता है एनर्जी वेव में। तो आप इसे ऐसे ही बोल सकते हो कि इस लड़के ने जब धक्का दिया इस वाले लड़के पे, तो इसने कुछ कार्य किया, यानी इसको क्या मिली, एनर्जी। इसने जो वर्क किया इस पे, इससे इसके पास एनर्जी आ गई। फिर इसने भी धक्का लगाया, इसने इस पे कार्य कर दिया, तो अब इसके पास एनर्जी आ गई, तो अब ये इनको धक्का लगाएगा। तो इसी तरह से क्या होगा कि एनर्जी का भी ट्रांसफर हो गया। तो वैसे ही कुछ हमारे वेव में होता है।
जैसे कि हमारा साउंड वेव है, ध्वनि तरंग है, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह के पास जो पार्टिकल्स होते हैं उसको एनर्जी मिलती है, साउंड एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी पा करके वो अपने जगह पे वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लो ये मीडियम का कोई पार्टिकल है तो ये अपने जगह पे वाइब्रेट होगा, इधर उधर वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये अपने बगल वाले पार्टिकल को क्या करेगा, धक्का मारेगा, फिर उसको एनर्जी ट्रांसफर होगा, फिर ये भी क्या होगा, अपने जगह पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। धीरे धीरे यही एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसफर होता चला जाएगा, या फिर बोल दो धीरे धीरे यही डिस्टर्बेंस आगे की तरफ ट्रांसफर होता चला जाएगा। लेकिन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं ये अपने स्थान पे बस वाइब्रेट करेगा, अपने स्थान को छोड़कर नहीं भागेगा कहीं भी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब वेव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तरंग जाती है, तो माध्यम के कण जो है अपने स्थान को छोड़ करके नहीं जाते हैं। यानी डिस्टर्बेंस के साथ साथ, एनर्जी ट्रांसफर के साथ साथ मीडियम के पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है, बस ये अपने पोजीशन पे वाइब्रेट होगा। अब से आप याद रखेंगे जो तरंग है ये क्या है, डिस्टर्बेंस है, एनर्जी है। यानी जब तरंगे एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, डिस्टर्बेंस का ट्रांसफर होता है। यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर लो, मोमेंटम, संवेग, संवेग का ट्रांसफर होता है, मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, मीडियम के पार्टिकल्स का नहीं होता है। नेक्स्ट है द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर तरंग संचरित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग मीडियम कहते हैं, माध्यम कहते हैं, जिससे होकर तरंगे चलती है। निम्न में से किसे एक माध्यम की आवश्यकता है? माध्यम के हिसाब से, माध्यम के अनुसार तरंगे दो प्रकार की होती है। जो पहली प्रकार है वो है मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, और दूसरी नॉन मैकेनिकल वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW जिसे हम लोग बोलते हैं। मैकेनिकल वेव यानी कि यांत्रिक तरंग, और नॉन मैकेनिकल वेव यानी कि अयांत्रिक तरंग, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग। तो नॉन मैकेनिकल वेव को ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इस दोनों को आपको एक ही लेकर के चलना है, होता ही एक है तो लेकर चलना क्या है। मैकेनिकल वेव वो होता है जिसे चलने के लिए चाहिए मीडियम, जिसे चलने के लिए चाहिए माध्यम, इसे चाहिए ही चाहिए, भले ये माध्यम सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, इन तीनों में से कोई ना कोई तो चाहिए ही। नॉन मैकेनिकल को चलने के लिए मीडियम चाहिए ही नहीं, यानी इसे मीडियम से कोई लेना देना नहीं है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। तो निम्न में से किसी एक माध्यम की आवश्यकता है? हमारा आंसर हो जाएगा यांत्रिक तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, अयांत्रिक तरंग ये एक ही है, इसको माध्यम नहीं चाहिए। प्रकाश तरंग हमारा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, यानी जो लाइट वेव है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। निम्न में से किसे माध्यम की आवश्यकता होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग, रेडियो तरंग, प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंग। मैंने अभी आपको बताया दो तरह की तरंगें होती है माध्यम के हिसाब से, एक मैकेनिकल वेव और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल याद रखना आप, साउंड वेव, ध्वनि तरंग और स्प्रिंग वेव। स्प्रिंग वेव यानी स्प्रिंग में जो तरंगे उत्पन्न होती है, ये दो एग्जाम्पल आपको इसमें याद रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल आप याद रखेंगे लाइट वेव, लाइट वेव, रेडियो वेव, एक्स वेव, माइक्रोवेव, ये सभी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसमें देख लो, रेडियो तरंगे, इसे माध्यम नहीं चाहिए क्योंकि EMW है, और प्रकाश तरंगे भी EMW है। ध्वनि तरंग हमारा हो जाएगा मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे, इसे चाहिए माध्यम। जब माध्यम के कण के कंपन की दिशा तरंग के गति की दिशा के अनुदिश हो उसे डैश कहते हैं। अभी मैंने आपको माध्यम के हिसाब से बताया तरंगे दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग जिसे माध्यम चाहिए, अयांत्रिक तरंग जिसे माध्यम नहीं चाहिए। अब माध्यम के जो कण होते हैं, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मीडियम के पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, फिर वो आगे धक्का मारता है, फिर वो आगे और धक्का मारता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, डिस्टर्बेंस का ट्रांसफर होता है। मीडियम के पार्टिकल्स अपने जगह को नहीं छोड़ता, वो क्या होता है, अपने जगह पर ही वाइब्रेट करता है, लेकिन जगह को नहीं छोड़ेगा। तो यही हमें बताना है कि माध्यम के कण जो कंपन करते हैं, इसके अनुसार तरंगे कितनी प्रकार की होती है। तो माध्यम के जो पार्टिकल्स होते हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, और वो जो वाइब्रेट करते हैं, उसके हिसाब से तरंगे दो प्रकार की होती है। पहला होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और दूसरा होता है हमारा ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव यानी कि तरंगदैर्घ्य वेव, ट्रांसवर्स वेव यानी कि हमारा अनुप्रस्थ तरंग। अब इस दोनों में क्या अंतर है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है, अगर मान लो ये हमारा वेव के स्पीड का डायरेक्शन है, यानी वेव इस दिशा में चल रही है, तो मीडियम के पार्टिकल्स भी क्या होंगे, इसी दिशा में, इसके पैरेलल आप बोल सकते हो, इसके समानांतर बोल सकते हो, कंपन करेंगी। ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा कि अगर मान लो वेव की दिशा ये है, वेव की चलने की दिशा ये है, तो मीडियम के पार्टिकल्स इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है साउंड वेव, साउंड वेव, स्प्रिंग वेव, जो अभी मैंने आपको मैकेनिकल वेव के बारे में बताया उसमें। देखिए मैकेनिकल का लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स से कोई लेना देना नहीं है, दोनों का जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग तरीके से होता है। तो अब से आप याद रखेंगे कि साउंड वेव हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है और साथ में मैंने आपको बताया कि ये मैकेनिकल वेव भी है। ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, सब के सब ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं। यानी अब से आपसे ये पूछे कि लाइट वेव किस तरह की वेव है, आप बोलोगे कि ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सारे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव होते हैं, ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं। जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसके कुछ और भी प्रॉपर्टी होते हैं, कुछ और भी खासियत वे दर्शाते हैं, उसके बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर का होता है। आप यहाँ पे आपके मन में आ सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को तो मीडियम चाहिए ही नहीं, इसको तो पार्टिकल से कोई लेना देना है ही नहीं। और ट्रांसवर्स वेव वो होता है जो मीडियम के पार्टिकल्स का वाइब्रेशन का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर वेव चलेगी, लेकिन EMW को तो पार्टिकल से मतलब ही नहीं है, फिर कैसे हुआ। तो इसका कारण है कि ट्रांसवर्स वेव होने के लिए कुछ और भी खासियतें होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास मिलता है, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं वो ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव होते हैं, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। अगर आपसे कोई ये कहे कि सारे ट्रांसवर्स वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारे के सारे ट्रांसवर्स नेचर के होंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। ट्रांसवर्स वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है उसका आप एग्जाम्पल बोल सकते हो, जैसे कि स्ट्रिंग वेव। स्ट्रिंग वेव जैसे किसी रस्सी को मान लो आप कहीं पे बांध देते हो, जैसे दीवार में कील है और उस कील में किसी रस्सी को बांध दो, आप इसको टाइट से खींचो और थोड़ा सा झटका दो आप, तो वहाँ जो वेव बनती है, इस प्रकार से जो वेव बनती है उसी को हम बोलते हैं स्ट्रिंग वेव। तो ये भी होती है एक ट्रांसवर्स वेव, बट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे। यहाँ बोला है कंपन की दिशा और वेव चलने की दिशा एक ही है, तो ये हो जाएगा हमारा अनुदैर्ध्य तरंग। निम्न में से किस माध्यम से होकर अनुदैर्ध्य तरंगे का संचरण हो सकता है? तो अनुदैर्ध्य तरंगे ये तीनों ही प्रकार की मीडियम से संचरण कर सकती है, सॉलिड से भी, लिक्विड से भी, गैस से भी। तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंगे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तीनों ही माध्यम से, तीनों ही मीडियम से गुजरती है। जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं वैसे तरंग को डैश कहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त माध्यम नहीं है? अभी मैंने आपको बताया लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। लॉन्गिट्यूडनल वेव ये सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तीनों ही माध्यम में संचरण होती है। लेकिन जो हमारा ट्रांसवर्स वेव होता है ये सॉलिड से तो पास होती है, सॉलिड में ये बनती है, गैस में ये नहीं बनती है। लिक्विड का क्या करें? लिक्विड में सिर्फ सरफेस पे बनती है, लेकिन लिक्विड के इनसाइड की अगर हम बात करें, लिक्विड के भीतर की बात करें तो ये नहीं बनेगी। ट्रांसवर्स वेव सॉलिड में बनती है, गैस में नहीं बनती है, और लिक्विड के सरफेस पे बनती है, लिक्विड के भीतर नहीं बनती है। तो गैस हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि द्रव के सरफेस पे तो बनती ही है, इसीलिए हम इसको आंसर टिक नहीं करेंगे। हमारा बेस्ट आंसर सी हो जाएगा। एक चीज और, मान लो शांत जल है, कोई नदी है, नदी में शांत जल है और उसमें आप कोई कंकड़ डालते हो। जब कोई कंकड़ डालते हो तो आप देखते हो रिपल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो कभी ऐसा सवाल आए कि जब पानी में किसी कंकड़ को डाला जाता है, पॉन्ड में किसी कंकड़ को डाला जाता है, तो वहाँ जो रिपल्स बनती है वो किस तरह की वेव है? तो देखो ये जो वेव होती है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव साथ में ट्रांसवर्स वेव, दोनों तरह की वेव है, लॉन्गिट्यूडनल भी, ट्रांसवर्स भी। लेकिन आप देखना आपके ऑप्शंस में क्या दे रखा है। मान लो लॉन्गिट्यूडनल वेव दे रखा है, ट्रांसवर्स वेव दे रखा है, एक ऐसा भी ऑप्शन है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल प्लस ट्रांसवर्स वेव, यानी बोले दोनों है, लॉन्गिट्यूडनल भी है, ट्रांसवर्स भी है, अनुदैर्ध्य भी है, अनुप्रस्थ भी है। तब आप इस आंसर को जाओगे, 3 को टिक करना। मान लो ये ऑप्शन में नहीं है, सिंगल सिंगल करके दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है, इस तरह से दिया हुआ है। कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों ही है। वैसे कंडीशन में आप लोग सिर्फ अनुप्रस्थ को टिक करोगे, अनुदैर्ध्य को टिक मत कीजिएगा, ट्रांसवर्स वेव को टिक कीजिएगा। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ तरंग डैश और डैश के रूप में संचरित होती है। ये हो जाएगा हमारा शीर्ष और गर्त, क्रेस्ट एंड ट्रफ। क्या होता है ये देखो, ये जो लाइन है ये लाइन है एक्स एक्सिस, और इस एक्स एक्सिस को आप बोलोगे मीन पोजीशन। मीन पोजीशन यानी कोई पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस पर है तो हम बोलेंगे कि वो अपने मीन पोजीशन पर है। अब यहां पे अगर कोई पार्टिकल है तो वो अपने मीन पोजीशन पर है,
मीन पोजीशन से ये ऊपर के डायरेक्शन में जिस पॉइंट तक डिस्प्लेस होगा उसी पॉइंट को हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। और मीन पोजीशन से नीचे के डायरेक्शन में, मीन पोजीशन से नीचे की तरफ मैक्सिमम जिस पॉइंट तक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैक्सिमम जितना डिस्प्लेस होगा, मैक्सिमम जिस पॉइंट तक ये डिस्प्लेस होगा उसी को हम लोग क्रेस्ट बोलेंगे। यानी ये जो हमारा पॉइंट है मैक्सिमम जहाँ तक नीचे के डायरेक्शन में पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ उसको हम लोग ट्रफ बोलेंगे। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये पूरे ही रीजन को हम लोग क्रेस्ट बोल देते हैं और इस पूरे रीजन को हम लोग ट्रफ बोल देते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि मीन पोजीशन से ऊपर के डायरेक्शन में, या फिर ऐसे बोल दो एक्स एक्सिस से ऊपर के डायरेक्शन में क्रेस्ट बनता है और नीचे के डायरेक्शन में ट्रफ बनता है। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्रेस्ट एंड ट्रफ के रूप में चलती है आगे। तो ए इसका राइट आंसर होगा। दो लगातार शीर्ष या गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ये हमारा क्रेस्ट है और ये हमारा क्रेस्ट है। ये दो लगातार क्रेस्ट है। एक क्रेस्ट बना, फिर ट्रफ बनता है, फिर क्रेस्ट बनता है। तो दो लगातार क्रेस्ट के बीच, या फिर बोल दो दो लगातार ट्रफ के बीच जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। तो डी इसका राइट आंसर होगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो लगातार क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस बोल दो या फिर दो लगातार ट्रफ के बीच का डिस्टेंस बोल दो, इसी को हम लोग बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा बोले तो वेवलेंथ। अब क्योंकि वेवलेंथ डिस्टेंस हमें बताता है, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है, इसीलिए हम लोग वेवलेंथ का एसआई यूनिट मीटर बोलेंगे। कभी भी एसआई यूनिट वेवलेंथ का मीटर होगा। एक चीज और याद रखो, 1/λ यानी कि 1/, में तरंग दैर्घ्य, 1/, में वेवलेंथ, ये होता है वेव नंबर। वेव नंबर। और मान लो कभी ये पूछते एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच कितना डिस्टेंस होता है, तो एक क्रस्ट और एक क्रस्ट, दो लगातार क्रस्ट के बीच लैम्डा डिस्टेंस होता है, बट एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच का डिस्टेंस इसका आधा हो जाएगा, यानी कि λ/2 हो जाएगा। अनुदैर्घ्य तरंग डैश और डैश के रूप में संचरित होती है। हम लोगों ने अनुप्रस्थ तरंग को देखा, क्रेस्ट एंड ट्रफ के रूप में संचरित होती है। अनुदैर्घ्य तरंग ये संपीड़न और विदलन के रूप में संचरित होती है। अब ये संपीड़न और विदलन क्या होता है? ये एक स्पीकर है, यानी साउंड का सोर्स है जहां से साउंड निकल रही है। जब स्पीकर से साउंड निकलती है तो मीडियम के पार्टिकल्स जो स्पीकर के पास होते हैं उसको एनर्जी मिलती है और ये अपने बगल वाले को धक्का देता है। धक्का देने के लिए पास तो जाएगा ही। तो एक टाइम ऐसा आएगा, यानी ये मीडियम के पार्टिकल्स था, इसको एनर्जी मिली और ये आगे की तरफ डिस्प्लेस हुआ। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जो आगे की तरफ डिस्प्लेस होंगे और पहले धक्का लगाने के लिए लोग पास आएंगे। तो जब पास आते हैं, ये वाला रीजन देखो, मीडियम के पार्टिकल्स कितने पास हैं, ऐसे रीजन को हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन, यानी कि संपीड़न। ऐसे रीजन को हम क्या बोलेंगे? संपीड़न। फिर ये धक्का मारेगा और फिर ये क्या होगा? वापस चला आएगा, क्योंकि जगह तो छोड़ेगा नहीं। ये अपने मेन पोजीशन से फिर दूसरी डायरेक्शन में चला आएगा, धक्का मार करके वापस आएगा। फिर धक्का मार के वापस आएगा तो एक ऐसा रीजन बनेगा जहां मीडियम के पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। तो ऐसे रीजन को हम बोलेंगे रेयरफैक्शन, यानी कि विदलन। तो अनुदैर्घ्य तरंग, जिसका मैंने आपको एग्जांपल बताया भी था कि साउंड वेव, तो साउंड वेव ये कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शन के रूप में आगे बढ़ती है, संपीड़न और विदलन के रूप में आगे बढ़ती है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। संपीड़न वाला क्षेत्र होता है, कंप्रेशन का जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, वहां पे डेंसिटी मैक्सिमम होता है। डेंसिटी मैक्सिमम होता है और प्रेशर भी मैक्सिमम होता है। और रेयरफैक्शन वाला जगह जो होता है वहां पे आपको डेंसिटी और प्रेशर ये दोनों मिनिमम मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे लिए कि मीडियम के पार्टिकल्स जब पास आते हैं तो वहां पे प्रेशर और डेंसिटी दोनों मैक्सिमम हो जाता है, और जहां पे दूर दूर चले जाते हैं वहां पे डेंसिटी और प्रेशर दोनों ही मिनिमम हो जाता है। तो कंप्रेशन वो जगह है जहां माध्यम में दाब और घनत्व अधिकतम होता है। रेयरफैक्शन विदलन वो जगह है जहां माध्यम में दाब और घनत्व मिनिमम होता है। तो आपके ग्रुप डी में पूछा हुआ है कि जब माध्यम के कण पास आते हैं उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उसे बोलेंगे संपीड़न, और जब दूर दूर चले जाते हैं उसे बोलेंगे विदलन। तो अगर आप इसे ग्राफ पर प्लॉट करें, इसी सिचुएशन को अगर हम ग्राफ पर देखें तो आप क्या बोलेंगे कि जो एक्स एक्सिस से ऊपर वाला रीजन है, ये वाला रीजन जिसे हम लोग अनुप्रस्थ में क्रेस्ट बोला करते थे, उसे हम लोग बोलेंगे कंप्रेशन। जैसे ये देखो, एक्स एक्सिस से ऊपर वाला रीजन है कंप्रेशन, और नीचे वाले रीजन को बोलेंगे रेयरफैक्शन। देखो ये आर है और आर के जस्ट नीचे ये वाला रीजन बना हुआ है। और यहाँ पे आप क्या याद रखेंगे कि दो लगातार कंप्रेशंस के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलेंगे। ट्रांसवर्स वेव में तो हमने देखा है ट्रफ के बीच, दो लगातार ट्रफ के बीच या दो लगातार क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं।
यहाँ पे क्या होगा, अनुदैर्ध्य तरंग के केस में दो लगातार कंप्रेशंस या फिर दो लगातार रेयरफैक्शंस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग लैम्डा बोलेंगे, बोले तो तरंग दैर्ध्य बोलेंगे। तो डिपेंड करता है कि कौन सी तरंगे हैं, उसके हिसाब से हम लोग वेवलेंथ का डेफिनेशन बोल देंगे। और एक कंप्रेशन एक रेयरफैक्शन के बीच के डिस्टेंस को हम लोग λ/2 बोलेंगे, वेवलेंथ का आधा। निम्न में से माध्यम के कौन से स्थान पर दाब और घनत्व अधिक होता है? तो मैंने आपको बताया माध्यम में किस स्थान पर दाब और घनत्व अधिक होगा, जहां पे पार्टिकल्स पास पास आएंगे, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, संपीड़न। निम्न में से माध्यम के कौन से स्थान पर दाब और घनत्व कम होता है? तो ये क्या हो जाएगा, विरलन। विरलन वाले जगह पे माध्यम के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो दूर दूर चले जाते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी दोनों ही क्या हो जाता है, मिनिमम। निम्न में से कौन अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण नहीं है? अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण मैंने आपको क्या क्या बताया था, ध्वनि तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, ये मैंने आपको बताया था। भूकंप तरंगे के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, बट ये भी होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। तनी हुई रस्सी में उत्पन्न तरंगे, तो मैंने इसी के बारे में आपको बोला था, स्ट्रिंग वेव। स्ट्रिंग वेव ये होती है ट्रांसवर्स नेचर की, और साथ में क्या है, ये मैकेनिकल वेव। ऐसा मत कीजिएगा ट्रांसवर्स वेव है तो आप EMW बोल देना, कई बार बता चुका हूँ। सारे EMW ट्रांसवर्स वेव होते हैं, लेकिन सारे ट्रांसवर्स वेव EMW नहीं होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग वेव। अब भूकंप तरंगे के बारे में आप जान लो, सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव ये दो तरह की होती है, एक होती है सेकेंडरी वेव, एस वेव जिसे हम बोलते हैं, एक होती है प्राइमरी वेव जिसे हम लोग P वेव बोलते हैं। तो जो प्राइमरी वेव होती है ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, और जो सेकेंडरी वेव होती है ये होती है ट्रांसवर्स वेव। प्राइमरी वेव प्राथमिक तरंग ये होती है अनुदैर्ध्य तरंग, द्वितीय तरंग सेकेंडरी वेव ये होती है अनुप्रस्थ तरंग। तो क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होती है भूकंप तरंगे, तो हम लोग इसको भी आंसर टिक करेंगे कि ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। हमसे पूछा है कि कौन नहीं है, तो डी हमारा राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में असत्य है? बोला है कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव ही बोलते हैं, कौन सत्य है, सॉरी कौन गलत है, EMW के संबंध में कौन गलत है? यह निर्वात में संचरित होती है, तो बिल्कुल इसको माध्यम से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा सही हो जाएगा। यह निर्वात में संचरित नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा, ये निर्वात में संचरित होती है। यह प्रकाश के चाल से गति करती है, जितने भी EMW होते हैं सब के सब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलती है वैक्यूम में, निर्वात में। मीडियम चेंज होगा तो स्पीड चेंज हो सकता है। ऊष्मीय विकिरण इसका एक उदाहरण है। जो हीट रेडिएशन होती है, जैसे सन से आने वाली जो रेडिएशन होती है, वो भी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो सिर्फ बी ही है जो हमारा राइट आंसर होगा। और सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं, ट्रांसवर्स वेव होते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कंपन करने वाले कण अपने माध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित होता है उसे तरंग का डैश कहते हैं। मीडियम के पार्टिकल्स अपने जगह को छोड़कर नहीं भागता, सिर्फ अपने पोजीशन पे रह के, सिर्फ अपने मीन पोजीशन पे रह के ये वाइब्रेट करता है। तो अपने मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेस होगा, अपने मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेस होगा, अपने माध्य स्थिति से जितना अधिकतम विस्थापित होगा, उसे हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसे हम लोग कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए से भी डिनोट करते हैं, और एम्पलीट्यूड को हम लोग बोलते हैं आयाम हिंदी में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अगर हम ग्राफ की अगर बात करें, तो ये अगर हमारा वेव का ग्राफ है, तो ये जो आप देख रहे हो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्टेंस होगा हमारा प्लस वाई में, या फिर ये जो हमारा डिस्टेंस होगा माइनस वाई में, इसी को हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड। अब ये जितना ऊपर डिस्प्लेस होता है उतना ही नीचे डिस्प्लेस होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। तो ग्राफ अगर आपको कभी ऐसा मिले तो बस आप ये डिस्टेंस चेक करो या फिर ये डिस्टेंस चेक करो, वही हो जाएगा एम्पलीट्यूड। माध्यम का कण 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करता है उसे क्या कहते हैं? माध्यम का कण 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करता है उसे हम लोग आवृत्ति कहते हैं। कंपन बोले तो वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ऐसा हो सकता है कभी आपको वाइब्रेशन के जगह पर मिले ऑसिलेशन, या फिर मिले दोलन। ऑसिलेशन को ही हम लोग दोलन बोलते हैं और वाइब्रेशन को ही हम लोग कंपन बोलते हैं। तो एक मैं आपको ग्राफ बनाता हूं, देखो कभी भी इस तरह का ग्राफ मिले, यानी कि आपको एक क्रेस्ट मिले और एक ट्रफ मिले, तो हम बोलेंगे कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, या फिर एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया, या फिर हिंदी में एक दोलन कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब यह हुआ कि एक ऑसिलेशन बराबर एक क्रेस्ट होगा और एक ट्रफ होगा। यह आपको ध्यान में रखना, यहां से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है।
तो हमारा सवाल है कि 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करता है, 1 सेकंड में ये जितनी बार कंपन करेगा उसे हम बोलेंगे आवृत्ति। यानी अगर 1 सेकंड में मान लो कोई अपना 10 कंपन पूरा करता है तो हम बोलेंगे कि इसकी आवृत्ति है 10 हर्ट्ज। 1 सेकंड में अगर कोई 20 कंपन करता है तो हम बोलेंगे कि इसकी आवृत्ति है 20 हर्ट्ज। अब कंपन की जगह पर ऑसिलेशन भी आ सकता है कि 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन कंप्लीट करे, 1 सेकंड में जितना दोलन कंप्लीट करे, उसे हम लोग आवृत्ति बोलेंगे। डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से हम लोग अपना डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब इसी डेफिनेशन को, आवृत्ति के डेफिनेशन को हम लोग अलग प्रकार से भी बोल सकते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ पे कॉपी पेस्ट होता है एनसीईआरटी का। तो मैं इसको इरेज करता हूँ पहले, उसके बाद आते हैं एक और डेफिनेशन पे। आवृत्ति का डेफिनेशन देखो, 1 सेकंड में किसी बिंदु से गुजरने वाले संपीड़नों और विरलनों की संख्या को ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहते हैं। माध्यम में कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है, मान लो ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट ए है। इस पॉइंट ए पर 1 सेकंड में जितने कंप्रेशंस या फिर जितने रेयरफैक्शंस पास होंगे या फिर बनेंगे, उसी को हम बोलेंगे आवृत्ति ध्वनि तरंग की। एक और डेफिनेशन देख लो, 1 सेकंड में घनत्व के दोलनों की संख्या को ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहते हैं। मीडियम में कोई पार्टिकल है, फिर से मैंने पार्टिकल ए मान लिया, मीडियम में कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने ए माना, तो होगा ये कि इस पॉइंट ए पर कभी बनेगा हाई डेंसिटी, कभी बनेगा लो डेंसिटी, यानी कभी बनेगा कंप्रेशन, कभी बनेगा रेयरफैक्शन। तो इस तरह से दो लगातार कंप्रेशंस, या फिर इसको ऐसे बोलो, दो लगातार हाई डेंसिटी जब बनती है तो हम बोलते हैं घनत्व का एक दोलन पूरा हो गया। आप घनत्व की जगह पर दाब भी बोल सकते हो कि दो लगातार दाब जब बन जाएगा किसी बिंदु पर तो हम बोलेंगे दाब का एक दोलन पूरा हो गया। तो 1 सेकंड में वो जितना दोलन पूरा कर ले उसी को बोलेंगे आवृत्ति। अगर 1 सेकंड में घनत्व की दोलनों की संख्या मान लो 10 है, हम बोलेंगे कि आवृत्ति 10 हर्ट्ज है साउंड वेव की। ठीक है, 10 हर्ट्ज आवृत्ति हो जाएगी साउंड वेव की अगर 1 सेकंड में घनत्व दोलनों की संख्या 10 है तो। हमारा राइट आंसर क्या था? बी। नेक्स्ट है, कोई कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे क्या कहते हैं? ये अब ठीक उल्टा आ गया। पहले क्या था कि 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब है कि एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना टाइम लेगा उसे हम बोलेंगे आवर्तकाल या फिर टाइम पीरियड। इंग्लिश में बोले तो टाइम पीरियड। अब इसका भी डेफिनेशन हम लोग कुछ अलग प्रकार से देते हैं। दो लगातार संपीड़नों या दो लगातार विदलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को ध्वनि का आवर्तकाल कहते हैं। यानी माध्यम में फिर से मान लो एक पॉइंट है ए। अब ऐसा तो होता नहीं है कि एक पॉइंट अगर ए है तो यहाँ पर हमेशा कंप्रेशन ही बनेगा, ऐसा नहीं होता। एक बार कंप्रेशन बनेगा तो एक बार रेयरफैक्शन बनेगा। तो दो लगातार कंप्रेशन बनने में मान लो एक बार कंप्रेशन बना, दूसरी बार ये कंप्रेशन 2 सेकंड बाद बना, तो हम बोलेंगे कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 सेकंड है, आवर्तकाल 2 सेकंड है। या फिर ऐसे बोल दो, दो लगातार रेयरफैक्शन बनने में जितना टाइम लगेगा उसी को आवर्तकाल बोल देंगे। एक और डेफिनेशन, घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या देखा था कि 1 सेकंड में घनत्व अपने दोलन की जितनी संख्या पूरी करेगी वही हो जाएगा आवृत्ति। अब क्या है, एक दोलन पूरा करने में जितना टाइम लगेगा उसी को आवर्तकाल बोलेंगे, ध्वनि तरंग की आवर्तकाल। तो ये सारे डेफिनेशन भी आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से। निम्न में से कौन भौतिक राशि और एसआई मात्रक का सही मिलान है? तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति को हम लोग एफ से भी डिनोट करते हैं या फिर न्यू से भी डिनोट करते हैं। ऐसे होता है न्यू, ऐसे ये न्यू होता है न्यू। तो या फिर हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं आवृत्ति को। आवृत्ति बोले तो फ्रीक्वेंसी को, और फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t। तो आप एसआई यूनिट इसका बोल सकते हो 1/सेकंड, 1/में सेकंड, एस इनवर्स बोल दो, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं हर्ट्ज, वैज्ञानिक हर्ट्ज के सम्मान में। तो आवृत्ति का एसआई यूनिट हर्ट्ज होता है, आवर्तकाल का सेकंड होता है। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी आपसे फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन पूछे तो सिंपल है टी इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का अपोजिट होता है। तरंग की चाल बराबर आवृत्ति गुने में क्या होता है? v = f × में लैम्डा होता है। तरंग की चाल बराबर आवृत्ति गुने में वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य। तो बी इसका राइट आंसर होगा। किसी तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। तरंग की चाल कितनी है? v = लैम्डा × f। सारे आंसर आपको एसआई यूनिट में दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि जो स्पीड होती है वो मीटर पर सेकंड में ही हम लोग निकालते हैं एसआई यूनिट में। तो हम लोग सारे ही क्वांटिटी को
एसआई यूनिट में ही डालेंगे, तब जाकर के हमारा जो आंसर आएगा वो एसआई यूनिट में आएगा। वेवलेंथ हमें दे रखा है 35 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से भाग लगाएंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट हर्ट्ज होता है, यहाँ किलो हर्ट्ज दे रखा है, तो 2 गुने में हम लोग 1000 करेंगे और हर्ट्ज में चेंज कर लेंगे। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और यह हमारा जाएगा 700 मीटर पर सेकेंड। 700 मीटर पर सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तुओं के लिए अनिवार्य दशा है। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, ये है वस्तु का कंपन करना। कोई भी वस्तु जहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, पक्की बात है उसके अंदर वाइब्रेशन है। बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती है। अब साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन होना जरूरी है, तो जब हम बोलते हैं यानी हमारे बॉडी के अंदर भी कहीं ना कहीं वाइब्रेशन जरूर होता है, तभी जाकर के हमारे मुंह से साउंड निकलती है। क्योंकि बिना वाइब्रेशन के, बिना किसी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट हुए बिना साउंड प्रोड्यूस वो नहीं कर सकता। तो मनुष्यों में वाक ध्वनि यानी जो हम बोलते हैं वो वाली ध्वनि उनके डैश के कंपित होने के कारण उत्पन्न होती है। ये हो जाएगा वाक तंतुओं। वाक तंतुओं यानी कि वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड ये वाइब्रेट होती है तब जाकर के साउंड प्रोड्यूस होती है। सी इसका राइट आंसर होगा। वास्तव में ध्वनि संचरण किसका संचरण है? ध्वनि क्या है? एक वेव है, और जब वेव का संचरण हो रहा है मतलब विक्षोभ का संचरण हो रहा है, डिस्टर्बेंस का। विक्षोभ यानी कि डिस्टर्बेंस का। माध्यम के कण, ये तो होगा नहीं, अब तो आप अच्छे से जान चुके हो, माध्यम के कणों का संचरण नहीं होता है। निम्न में से कौन ध्वनि से संबंधित सत्य है? बताना है ध्वनि से संबंधित सत्य है। साउंड क्या है? एक वेव है या एक तरंग है, सही है। यह यांत्रिक तरंग है क्योंकि माध्यम चाहिए, या एक अनुदैर्ध्य तरंग है क्योंकि साउंड वेव जिस डायरेक्शन में चलती है मीडियम के पार्टिकल्स उसके पैरेलल में वाइब्रेट करते हैं। यह निर्वात में भी संचरित होती है, ये तो महागलत है। डी इसका राइट आंसर है। निर्वात में चल ही नहीं सकती क्योंकि इसको माध्यम तो चाहिए ही। ध्वनि तरंगों के 2 लगातार संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी को डैश कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क जिस प्रकार अनुभव करता है उसे डैश कहते हैं। किसी उत्सर्जित ध्वनि को, तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसके फ्रीक्वेंसी को हमारा माइंड जिस प्रकार से फील करता है उसे हम लोग बोलते हैं तारत्व। तारत्व को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पिच। कंपन जितनी शीघ्रता से होगी आवृत्ति उतनी ही डैश होगी, अधिक होगी। जितना फास्ट कंपन अगर कोई वस्तु करेगा 1 सेकंड में वो उतना ही ज़्यादा कंपन पूरा कर पाएगा। जितना तेजी से कंपन करेगा 1 सेकंड में वो उतना ज़्यादा कंपन पूरा कर पाएगा। 1 सेकंड में जो कंपन पूरा किया जाता है उसी को हम लोग आवृत्ति बोलते हैं। अगर 1 सेकंड में ज़्यादा कंपन पूरा करेगा यानी कि आवृत्ति ज़्यादा हो जाएगा, तो अधिक हमारा राइट आंसर होगा। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करती है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। पिच ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो पिच भी इंक्रीज हो जाती है, तो आवृत्ति हमारा राइट आंसर होगा। अब देखो, अगर पिच इंक्रीज हो गई तो जो साउंड होगी ये हो जाएगी ग्रेव, सॉरी माफ कीजिएगा, श्रिल। श्रिल बोले तो आवाज पतली हो जाएगी। अगर पिच कम है यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो पिच कम है, तो साउंड हो जाएगी ग्रेव यानी कि मोटी, साउंड मोटी हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि विमेन में, महिलाओं में और एक पुरुष में, जनरली है, साधारणतः ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि किसी किसी महिला की आवाज़ काफ़ी मोटी होती है पुरुषों की जैसा। तो जनरली क्या होता है, महिलाओं की आवाज़ पतली होती है पुरुषों की तुलना में। तो हम ये बोलेंगे कि जनरली क्या होता है, महिलाओं की आवाज़ की जो पिच होती है वो अधिक होती है पुरुषों की तुलना में। या फिर एक बच्चे की अगर हम बात करें, एक चाइल्ड की बात करें और एक एडल्ट की बात करें, तो जो बच्चे की साउंड होती है उसकी पिच अधिक होती है एक एडल्ट की तुलना में। तो पिच से हमें पता चल जाएगा कि आवाज़ पतली है या मोटी है। इसी को मैं अगर थोड़ा ग्राफ पर आपको बताऊं तो मान लो मैं आपको 2 ग्राफ दे रहा हूं। एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है, ठीक है। और ये जो ग्राफ मिला ये 1 सेकंड का है, यानी 1 सेकंड में हमें एक ग्राफ ये मिला है, एक ग्राफ ये मिला, ये वेव का ग्राफ है। तो बताइए कि कौन सी ग्राफ बच्चे की होगी, यानी बच्चे से निकलने वाली जो साउंड है उसके लिए कौन सी ग्राफ परफेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि यहाँ देखो 1 सेकंड में ये 1 कंपन, 2 कंपन, 3 कंपन, यानी कि 1 सेकंड में ये 3 बार ऑसिलेट हुआ है, तो अपना 3 कंपन पूरा किया है। हम बोलेंगे कि ये इसकी आवृत्ति
3 हर्ट्ज है। और यहाँ देखो 1 कंपन 2 कंपन, इसकी आवृत्ति 2 हर्ट्ज है। तो जनरली क्या होता है, बच्चों की जो साउंड की आवृत्ति होती है वो अधिक होती है। ध्वनि की आवृत्ति बढ़ने पर उसका तारत्व क्या होगा? आवृत्ति बढ़ेगा तो उसका तारत्व बढ़ेगा। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि को मोटा या पतला कहा जाता है को क्या कहते हैं? तारत्व कहते हैं। तारत्व किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का डैश कहते हैं। इसे हम लोग आयाम कहते हैं। ये सवाल आपसे ये पूछ रहा है, ये एक ग्राफ है, डिस्टर्बेंस का ही ग्राफ है, एक वेव का ग्राफ है, यानी कि डिस्टर्बेंस का ग्राफ है। तो अपने मेन पोजीशन से जितना डिस्टर्ब होता है, ये मेन पोजीशन से देखो कितना डिस्टर्ब हुआ है ऊपर के डायरेक्शन में। मान लो ये अगर +a है तो ये हो जाएगा हमारा -a। तो मेन पोजीशन से जितना डिस्प्लेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आयाम। ये मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता इस बार पूछा है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की जगह पर आप यहाँ पर लाउडनेस भी लिख सकते हो। दोनों अलग अलग है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बट आप इंटेंसिटी और लाउडनेस दोनों के लिए इस सवाल को देखो। लाउडनेस या फिर इंटेंसिटी ये आयाम पर डिपेंड करता है। यानी अगर एम्पलीट्यूड बढ़ जाए तो हम बोलेंगे कि लाउडनेस या फिर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। स्रोत से दूरी पर उल्टा संबंध है। स्रोत से जितना आप दूर जाओगे साउंड की इंटेंसिटी घटती चली जाएगी। तो अगर हम डिस्टेंस बढ़ा दें सोर्स से तो ये लाउडनेस या फिर इंटेंसिटी बोल दो साउंड की, ये घट जाएगी। माध्यम के घनत्व पर मीडियम का डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा लाउडनेस या फिर इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि की तीव्रता इन सभी पर निर्भर करती है। और किस प्रकार से निर्भर करती है ये मैं आपको बता दिया यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सवाल में ऐसे पूछा जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ने पर क्या होगा? लाउडनेस बढ़ेगा घटेगा क्या होगा? आपको आंसर देना पड़ेगा बढ़ेगा। मीडियम का डेंसिटी बढ़ा दे तो साउंड की इंटेंसिटी पे क्या फर्क आएगा? वहाँ भी आपको बताना पड़ेगा। डेंसिटी बढ़ने पर लाउडनेस बढ़ती है। एम्पलीट्यूड को अगर मैं आपको ग्राफ पर समझाऊँ तो देखो, मान लो 2 ग्राफ मैं बना रहा हूँ। एक मैं ये बनाया और दूसरा ग्राफ मैं ये बनाया। आप बताओ किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है? तो आप क्या करोगे? ये जो डिस्टेंस होता है हमारा, इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये डिस्टेंस, इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो इसमें ये डिस्टेंस देखो और इसमें ये डिस्टेंस देखो, किसमें आपको ज़्यादा मिलेगा? अगर मान लो यहाँ ये 1 सेंटीमीटर है तो डेफिनेटली ये 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो इस वाले ग्राफ को देख करके आप तुरंत बता दोगे कि इसकी एम्पलीट्यूड अधिक है। किसी बिंदु पर ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर नहीं करती है? बोला है नहीं करती है। तो स्रोत से दूरी पर करती है, माध्यम के घनत्व पर करती है, आयाम पर करती है, नहीं करती है आवृत्ति पे। ऐसा हो सकता है 2 साउंड हो, मान लो 2 साउंड है S1 S2, दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो लेकिन दोनों की लाउडनेस अलग अलग हो। इसका कुछ और हो, इसका कुछ और हो। यदि ध्वनि A की ऊर्जा ध्वनि B से अधिक है तो किसकी प्रबलता अधिक है? जिसके पास एनर्जी अधिक है उसकी प्रबलता अधिक हो जाएगी। तो ध्वनि A की प्रबलता अधिक हो जाएगी। ध्वनि की प्रबलता को हम किस में मापते हैं? जो लाउडनेस होती है साउंड की उसे हम लोग डेसिबल में मापते हैं। डेसिबल, इसे हम लोग स्मॉल d कैपिटल B, यानी कि इसका जो सिंबल होता है डेसिबल का वो ये होता है स्मॉल d कैपिटल B, डेसिबल। साधारण बातचीत वाली ध्वनि की तीव्रता लगभग कितनी होती है? साधारण बातचीत वाली ध्वनि की तीव्रता लगभग होती है 30 से 40 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल। और हम मनुष्यों के लिए, हम मानव के लिए 45 डेसिबल इंटेंसिटी वाली साउंड ये परफेक्ट है। यानी इस लाउडनेस तक की साउंड को अगर हम सुनते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जेट वायुयान होती है उसके वहाँ से जो साउंड निकलती है उसकी इंटेंसिटी या फिर लाउडनेस ये 140 से 150 डेसिबल तक होती है। और जो सायरन होती है वहाँ से जो साउंड निकलती है, वहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसकी इंटेंसिटी या फिर लाउडनेस 110 से 120 डेसिबल होती है। डैश डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मनुष्य को पागल कर सकता है। 150 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मनुष्य को पागल कर सकता है। एक साधारण आदमी 130 डेसिबल तक के साउंड को भी सुन सकता है, लेकिन एक मनुष्य को बहरा करने के लिए ये जो 85 डेसिबल वाली जो साउंड होती है ये भी काफ़ी हो सकता है। अब क्या है ना कि ज़रूरी नहीं कि पागल हो ही जाएगा, ज़रूरी नहीं कि बहरा हो ही जाएगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि 85 डेसिबल से ऊपर का कोई साउंड सुने तो बहरा हो जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं भी हो। कहना ये चाह रहा है सवाल कि 85 डेसिबल से ऊपर की साउंड बहरा करने के लिए काफ़ी हो सकता है किसी किसी के लिए, और 150 डेसिबल से ऊपर वाली साउंड किसी को पागल करने के लिए काफ़ी हो सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन ये WHO के अकॉर्डिंग है।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो देखना आपके एग्जामों में किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। ग्रुप डी में तो ऐसा सवाल नहीं पूछा गया एक भी, किसी और एग्जाम में पूछा जा सकता है। ध्वनि के स्रोत से दूर जाने पर इसका आयाम कम हो जाता है। जैसे जैसे आप किसी लाउड स्पीकर से या फिर किसी ऐसे जगह से जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से दूर जाओगे तो क्या होती है, आपको लाउडनेस कम सुनाई देती है। और लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। लाउडनेस कम हो रही है यानी कि एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो प्रबलता भी कम हो जाती है, एम्पलीट्यूड भी कम हो जाती है। ए इसका राइट आंसर होगा। ध्वनि की वह अभिलक्षण जो हमें समान तारत्व और प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है उसे डैश कहते हैं। दो साउंड है S1 और S2। मान लो ये अलग अलग सोर्स से निकल रही है, एक सोर्स A है एक B है, दोनों से अलग अलग साउंड निकल रही है S1 और S2। अब दोनों की लाउडनेस सेम है यानी कि दोनों की इंटेंसिटी सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी या फिर बोल दो पिच, दोनों की पिच या फिर फ्रीक्वेंसी ये भी सेम है। फिर भी हम ये पता कर पाते हैं कि ये A से साउंड आ रही है और ये B की साउंड है। यानी मान लो एक जगह गिटार है और दूसरी जगह क्या है, वायलिन है या फिर पियानो है। हम पता कर पाते हैं कि कौन वायलिन का साउंड है, कौन पियानो का साउंड है। तो इसका कारण होता है गुणता। गुणता को हम लोग बोलते हैं क्वालिटी या फिर टिम्बर। टिम्बर के कारण ही हम लोग दो ऐसे साउंड जिसकी पिच भी सेम है, जिसकी लाउडनेस भी सेम है, उसमें भी हम लोग अंतर कर पाते हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये किसी और का साउंड है, ये किसी और का साउंड है। ऐसा होता है क्वालिटी के कारण। तो कभी आपसे इस तरह का सवाल पूछे कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके आवाज़ पहचान पाते हैं कि कौन किसकी आवाज़ है, इसका कारण होता है क्वालिटी। तो तीन लक्षण होते हैं ध्वनि के, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं साउंड के, एक पिच, एक लाउडनेस और एक क्वालिटी। डैश में भिन्नता के कारण ही हम अपने परिचितों की आवाज़ को पहचान पाते हैं। तो गुणता में तो क्वालिटी में अंतर होता है, इसीलिए हम लोग जान पाते हैं कि कौन रोहन का साउंड है और कौन मोहन का साउंड है। यानी अलग अलग फ्रेंड्स की आवाज़ को हम लोग आराम से पहचान लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके दो मित्र हैं A और B, दोनों से साउंड आ रही है अलग अलग, दोनों की पिच भी बराबर है, दोनों की लाउडनेस भी बराबर है, लेकिन फिर भी हम पहचान लेते हैं कि ये अंकित का आवाज़ है और ये भोलू का आवाज़ है। इसका कारण होता है कि दोनों के साउंड की क्वालिटी अलग अलग होती है। एकल आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? ऐसा साउंड जिसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी हो, एक ही फ्रीक्वेंसी हो, इसे हम बोलेंगे टोन। ऐसा साउंड जिसमें कई सारी फ्रीक्वेंसी मिक्स हो यानी अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? इसे हम बोलेंगे स्वर। स्वर यानी कि नोट। तो जो हम लोग म्यूजिक सुनते हैं उसमें कई सारी फ्रीक्वेंसी मिक्स होती है, यानी म्यूजिक में जो साउंड निकलती है उसमें कई सारी फ्रीक्वेंसी मिक्स होती है। हमारे कानों को ये मिक्स फ्रीक्वेंसी वाली साउंड सुनने में मज़ा आता है, सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को सुनने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। तरंग का कौन सा गुण प्रबलता और तारत्व को क्रमशः निर्धारित करता है? प्रबलता निर्धारित करेगा, प्रबलता निर्धारित होगा आयाम से और तारत्व निर्धारित होगा आवृत्ति से। ए इसका राइट आंसर। किसी एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की डैश कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं तीव्रता। अब मैं आपको लाउडनेस और इंटेंसिटी में अंतर बताता हूं। लाउडनेस को हम लोग बोलते हैं कि ये है सब्जेक्टिव, यानी ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप 100 डेसिबल पर म्यूजिक चला करके डांस करोगे, आपको मजा आएगा, लगेगा कि ये नॉर्मल साउंड है, लेकिन आपके पेरेंट्स बोलेंगे बेटा वॉल्यूम कम करो, बहुत ही ज़्यादा लाउड है। तो ये हो गया पंगा। जिस साउंड को आपके पेरेंट्स लाउड बोल रहे हैं आपको वो लाउड नहीं लग रहा है, तो फिर एक्चुअल में लाउड है कौन सा साउंड? अलग अलग व्यक्ति के लिए लाउडनेस अलग अलग हो गया। तो इसी के लिए आया है इंटेंसिटी। मान लीजिए ये कोई सोर्स है, S सोर्स है, यहाँ से आवाज़ निकल रही है, यहाँ से ध्वनि निकल रही है। यहाँ पे मैं एक एरिया बना लूँ, क्षेत्र बना लूँ जिसका क्षेत्रफल है 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 सेकेंड में t बराबर 1 सेकेंड, टाइम बराबर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में यहाँ से जितनी एनर्जी पास होगी इसी को हम बोलेंगे इंटेंसिटी। तो लाउडनेस को अब मेजर करेगा इंटेंसिटी। अगर कोई बोल दे कि इस एरिया से 10 जूल एनर्जी पास हुई है 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से, तो अब कोई आपके साथ बहस नहीं करेगा, सबके लिए ये सेम ही होगा। लाउडनेस में ये पंगा था, लेकिन इंटेंसिटी के साथ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इंटेंसिटी क्या होता है? साउंड एनर्जी की इंटेंसिटी, साउंड की इंटेंसिटी ये होता है एनर्जी, साउंड एनर्जी
पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इसका यूनिट आप लिखोगे जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, इसी को हम बोलेंगे वाट पर मीटर स्क्वायर। तो जो आप डेसिबल बोलते थे ये हो गया हमारा एक यूनिट साउंड इंटेंसिटी या फिर लाउडनेस की। और कभी ऐसा यूनिट पूछे आपको तब आपको आंसर देना है वाट पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा ऐसा यूनिट साउंड इंटेंसिटी की। ध्वनि की तीव्रता की एसआई मात्रक क्या है? ध्वनि की तीव्रता की एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वाट पर मीटर स्क्वायर। ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है, ये हो जाएगा प्रबलता। कानों की संवेदनशीलता की माप है, इसीलिए हमने बोला था इसे कि ये सब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है किसका कान कितना ज़्यादा संवेदनशील है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी है? 331 मीटर पर सेकेंड, ये है 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल। 344 मीटर पर सेकेंड, ये है 22 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि की चाल। और 346 मीटर पर सेकेंड, ये है 25 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि की चाल। ये तीनों ही टेम्परेचर पे आपके एग्जाम में साउंड की स्पीड पूछी जा चुकी है। हमारा राइट आंसर 331 हो जाएगा, लेकिन आपको ये पूरा ही ध्यान में रखना है। माध्यम का तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। मीडियम का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो साउंड की स्पीड भी बढ़ती है। रिलेशन कुछ इस प्रकार होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। याद रखना, यहाँ T टेम्परेचर है, टाइम पीरियड नहीं है। निम्न में से किस पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है? माध्यम का घनत्व, माध्यम का तापमान, माध्यम में उपस्थित आर्द्रता। तो आपको ध्यान में रखना है, मीडियम का अगर आप डेंसिटी बढ़ा दो तो साउंड की स्पीड कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, मीडियम का अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट, मीडियम में अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, आर्द्रता ज़्यादा है, तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक ऐसी वायु जिसमें नमी है यानी कि ह्यूमिड एयर, और एक ड्राई एयर, इस दोनों की अगर हम बात करें, ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम होती है ड्राई एयर से, यानी ड्राई एयर की डेंसिटी अधिक होती है ह्यूमिड एयर से। नमी वाला जो वायु होता है उसका घनत्व कम होता है शुष्क वायु की तुलना में, इसीलिए साउंड की स्पीड इसमें अधिक होती है, इसमें कम होती है, क्योंकि डेंसिटी के साथ उल्टा रिलेशन है साउंड की स्पीड का। तो इनमें से सभी हो जाएगा कि साउंड की स्पीड निर्भर करती है। ये आपको तीनों ध्यान में रखना है। माध्यम के वेग की दिशा में ध्वनि की चाल डैश हो जाती है, यानी ध्वनि की दिशा ये है और मीडियम, मान लो मीडियम एयर है तो एयर भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर मान लो साउंड जो चल रही है ये इस डायरेक्शन में चल रही है और जो एयर है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, एयर क्या है? मीडियम है ना। तो हवा का बहाव और ध्वनि की चाल दोनों अगर सेम है तो स्पीड बढ़ती है साउंड की, अगर अपोजिट है तो घटती है। यहाँ बोला है कि दोनों की दिशा सेम है तो बढ़ जाती है। यदि m गैस का अणुभार है, मॉलिक्यूलर मास है, और v ध्वनि की चाल, तो निम्न में से कौन सही है? ध्यान में आपको ये रखना है, साउंड की स्पीड ये गैस के मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड करता है, और ये उल्टा रिलेशन होता है। यानी आप अगर मॉलिक्यूलर मास को बढ़ा दो तो साउंड की स्पीड घट जाती है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों मीडियम हो सकते हैं साउंड के लिए। हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 42 mu H2 का, और O2 का हो जाएगा 32 mu। तो आप बता सकते हो किसमें साउंड की स्पीड कम होगी? ऑक्सीजन में कम होगी क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, और हाइड्रोजन में अधिक होगी क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इसके रिस्पेक्ट में कम है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम होती है ठोस में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया डेंसिटी अगर बढ़ा दो तो साउंड की स्पीड कम हो जाती है। यहाँ मन में डाउट आता है, डाउट ये आता है कि ठोस में सबसे अधिक चाल कैसे हो सकती है, क्योंकि डेंसिटी बढ़ने पर तो साउंड की स्पीड घट जाती है। तो इस प्रकार ठोस की सबसे कम होनी चाहिए थी, ठोस के अंदर साउंड की स्पीड सबसे कम होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर हम डेंसिटी की बात करें तो सबसे अधिक सॉलिड के पास, उससे कम लिक्विड के पास, सबसे कम गैस के पास। तो साउंड की स्पीड होना चाहिए ऐसे, साउंड की स्पीड होना चाहिए सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में उससे ज़्यादा, गैस में सबसे ज़्यादा, लेकिन ये गलत है। कारण क्या है? अगर हम एक सॉलिड की बात करें तो डेंसिटी इसकी अधिक होती है, लेकिन इलास्टिसिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है। डेंसिटी का जो भी परिमाण होगा उसके रिस्पेक्ट में इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता का परिमाण बहुत ही ज़्यादा होता है, और इलास्टिसिटी बढ़ने पर, मीडियम की अगर इलास्टिसिटी बढ़ जाए तो वेलोसिटी साउंड की बढ़ जाती है। तो डेंसिटी कम करेगा
इलास्टिसिटी बढ़ा देगा, और इलास्टिसिटी ज़्यादा बढ़ाएगा, डेंसिटी कम करेगा, इलास्टिसिटी मान को ज़्यादा बढ़ाएगा, ध्वनि की चाल को अधिक बढ़ाएगा। इसीलिए इलास्टिसिटी ज़्यादा डोमिनेंट कर जाता है। और इलास्टिसिटी सॉलिड के पास सबसे अधिक होता है, उससे कम लिक्विड के पास, और गैस के पास इलास्टिसिटी सबसे कम होती है। तो आपसे याद रखोगे, ठोसों में साउंड की स्पीड मैक्सिमम इसलिए होती है क्योंकि ठोसों के पास प्रत्यक्षता अधिक होती है, इलास्टिसिटी अधिक होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्न में से किसका परिवर्तन नहीं होता? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। साउंड अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, चाल बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि साउंड की जो स्पीड है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। साउंड की स्पीड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। साउंड ये खासियत होता है सोर्स का, जहाँ से साउंड आ रही है उसका खासियत होता है। जब तक आप सोर्स को चेंज नहीं करोगे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। निम्न में से किस में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो स्टील में, ये सॉलिड है। वायु हमारा गैस हो गया, वैक्यूम हो गया, वैक्यूम में चलेगी नहीं। जल हमारा लिक्विड हो गया। सबसे अधिक स्टील में, क्योंकि ये सॉलिड है। सॉलिड है यानी कि इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन पराध्वनिक चाल से चलता है? पराध्वनिक बोले तो सुपरसोनिक, सुपरसोनिक स्पीड। सुपरसोनिक स्पीड ये साउंड की स्पीड से अधिक होती है। यानी कोई वस्तु साउंड की स्पीड से, साउंड से भी अधिक स्पीड से चल रही है, यानी साउंड की जो स्पीड होती है उससे भी अधिक स्पीड से चल रही है, हम बोलेंगे कि वो सुपरसोनिक स्पीड से चल रही है। तो बंदूक से निकली गोली और जेट वायुयान, ये दोनों की स्पीड सुपरसोनिक होती है। जब ध्वनि उत्पाद स्रोत ध्वनि के चाल से, यानी जो सोर्स साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी अधिक है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है? वायु में प्रघाती तरंगे, शॉक वेव्स उत्पन्न होती है, और ये वेव जब उत्पन्न होती है तो एक प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे डैश कहा जाता है। ये जो शॉक वेव्स हैं ये हाईली एनर्जेटिक होती है, यानी कि इसके पास एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है। हाईली एनर्जी होने के कारण जब ये वेव्स निकलती है तो लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है, प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रबल ध्वनि को हम लोग बोलते हैं सोनिक बूम। सोनिक बूम यानी कि ध्वनि बूम। स्टडी ट्यूब एजुकेशन की वीडियो देखने वाले विमल अवस्थी के अनुसार प्रकाश के तरह ध्वनि भी परावर्तन के नियमों का पालन करती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको हाँ ना में कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल हाँ इसका राइट आंसर होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़ा है, परावर्तन के नियम आपने पढ़ा होगा प्रकाश में, तो वो परावर्तन का नियम ध्वनि भी फॉलो करती है। ध्वनि तरंगे भी परावर्तन के नियमों का पालन करती है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ध्वनि का अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है, विवर्तन भी होता है, व्यतिकरण भी होता है, और ये सभी लाइट में भी होता है। तो यहाँ बिल्कुल हाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी पूछे क्या साउंड वेव का रिफ्लेक्शन होता है? बिल्कुल होता है। परावर्तन होता है, परावर्तन के कारण ही तो आपको इको सुनाई देता है। प्रतिध्वनि किसका अनुप्रयोग है? यानी प्रतिध्वनि का कारण क्या है? परावर्तन है। परावर्तन के कारण ही हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितने सेकंड तक बनी रहती है? मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। कोई भी वर्ड अगर आप सुनते हो तो ये आपके माइंड में 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि यानी कि ओरिजिनल साउंड और परावर्तित ध्वनि यानी कि रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच कम से कम का समय अंतराल होना आवश्यक है। कहने का मतलब ये हुआ, मान लो ये कोई दीवार है, ये कोई सोर्स है S, और यहीं पे आप खड़े हो, यहीं पे आप खड़े हो। इस सोर्स से साउंड ऐसे गई, जाने में टाइम लगा इसको T1, टकरा करके आई आपके कानों के पास, आपको ये साउंड मान लो सुनाई दिया, और ये टाइम लगा T2। बोला ये है अगर आप इको सुनना चाहते हो क्लियरली, यानी आप अंदर पाना चाहते हो आपके ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड में, अगर आप अंतर पाना चाहते हो, अंतर पाओगे तभी आपको इको पता चलेगा, अदरवाइज पता नहीं चलेगा। तो इको क्लियरली सुनने के लिए ये जो टाइम लगा जाने में और ये जो टाइम लगा आने में, इस दोनों का जो परिमाण होगा ये 0.1 सेकेंड मिनिमम होना चाहिए, यानी बोल सकते हो कि इससे ज़्यादा होना चाहिए या फिर इसके बराबर बोल दो। 0.1 सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको क्लियरली सुनाई पड़ेगा। कारण ये है आपने जो बोला और आपने जो सुना उसका इफेक्ट आपके ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक बना रहेगा। पहली बार आपके मुंह से निकलते ही जो आपने साउंड सुना वो आपके ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक बना रहेगा। उसी बीच
उसी बीच कहने का मतलब 0.1 सेकेंड से पहले ही आवाज़ अगर टकरा करके आपके कानों में पहुंचती है तो फिर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन आपका ओरिजिनल साउंड है और कौन रिफ्लेक्टेड साउंड है। आपको लगेगा कि दोनों एक ही है, पहले वाले साउंड के साथ ये मिल जाएगा। तो ये हमारा कंडीशन हो गया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 0.1 सेकेंड कम से कम समय अंतराल होना चाहिए, तभी जा करके आपको इको सुनाई देगा। इससे कम अगर हुआ तो नहीं सुनाई देगा। अब ये आपके ग्रुप डी का सवाल है। विभिन्न माध्यम में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सत्य है? स्टील में ध्वनि की चाल ये होती है, सही है। निकल में ध्वनि की चाल ये होती है, ये भी सही है। ए और बी दोनों सत्य है। आपके एग्जाम में स्टील में भी साउंड की स्पीड पूछी जा सकती है, निकल में भी साउंड की स्पीड पूछी जा सकती है, हाइड्रोजन गैस में भी पूछी जा चुकी है। तो एनसीईआरटी किताब मैंने यहाँ पे लेना भूल गया है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो उस बुक में जो भी साउंड की स्पीड दे रखी है 25 डिग्री सेल्सियस पे, निकल में, आयरन में, स्टील में, हाइड्रोजन में, तो इन सभी स्पीड को एक बार आप जरा पढ़ लेना, क्योंकि इस तरह के सवाल आप देखना अगर आपने PDF बाई किया होगा तो कई सवाल इस तरह के पूछे गए हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत से अवरोधक के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? अभी हम लोग ने देखा था कि जो मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि है उसके बीच टाइम इंटरवल होना चाहिए 0.1 सेकेंड मिनिमम। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो डिस्टेंस पूछा है इसका आंसर 17.2 है, लेकिन ऐसा हो सकता है आपको एग्जाम में 17 मीटर ही मिले, 17.1 मीटर मिले या फिर 17.4 मीटर मिले। ये डिपेंड करता है साउंड की स्पीड पे। अगर टेम्परेचर मान लो ज़्यादा है, साउंड की स्पीड बदल गई तो ये डिस्टेंस भी बदल जाएगा, लेकिन ये तो हमारा फिक्स है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन का खासियत है। हमारे ब्रेन में इतना साउंड, इतनी देर तक साउंड बनी रहेगी, तो मिनिमम ये टाइम इंटरवल होना चाहिए। डिस्टेंस देखो कैसे बदल सकता है। ये अवरोधक है, ये साउंड का सोर्स है, यहाँ से साउंड ऐसे जाती है, टकरा करके आ जाती है। जाने और आने में टाइम कितना लगता है? मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड होना चाहिए। मान लो मैंने साउंड की स्पीड ले ली 346 मीटर, 46 मीटर पर सेकेंड कितने डिग्री सेल्सियस पर है? 25 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड एयर में। जाने में मान लो टाइम लगा x, आने में टाइम लगा, जाने में जो डिस्टेंस कवर किया x, आने में भी डिस्टेंस कवर किया x, और आने जाने दोनों में टाइम मिनिमम कितना है? 0.1 सेकेंड। तो यहाँ से हमारा होता है समय बराबर दूरी बटे में चाल। समय लगा 0.1 सेकेंड, दूरी हमें चाहिए x गया x आया तो 2x डिस्टेंस टोटल। चाल कितना है? 346। तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा 346 इंटू में 0.1 और डिवाइडेड बाई 2। 0.1 सेकेंड हमारा हमेशा बना रहेगा, 2 नीचे बना ही रहेगा। अब डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे स्पीड क्या डालते हो। अगर एग्जामिनर जो आपसे एग्जाम ले रहा है यहाँ पे 344 मीटर पर सेकेंड स्पीड डाल रहा है, तो उसके लिए ये जो न्यूनतम दूरी है ये कुछ और आएगा। यहाँ कितना डाला गया है? 344 मीटर पर सेकेंड। मान लो अगर यहाँ पे 346 मीटर पर सेकेंड जो मैंने लिया हुआ है ये डाल कर दे, तब आपका आंसर आएगा 17.3। तो साउंड की स्पीड पे डिपेंड करता है, ये न्यूनतम दूरी, ये फिक्स नहीं है, लेकिन 0.1 सेकेंड ये तो हमारा फिक्स है। मिनिमम टाइम इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड। कोई प्रतिध्वनि 3 सेकेंड बाद सुनाई देती है। कोई प्रतिध्वनि 3 सेकेंड बाद सुनाई देती है यदि ध्वनि की चाल, यहाँ ध्वनि की चाल लिया गया है 342 मीटर पर सेकेंड, तो स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होगी? तो स्रोत है, परावर्तक सतह है, ये परावर्तक सतह है, ये सोर्स है, यहाँ से साउंड गई, मान लो x डिस्टेंस, प्रतिध्वनि सुनाई दी यानी लौट कराई तो x डिस्टेंस आने में भी लगेगा, तो टोटल हमारा दूरी हो जाएगा 2x। अब दूरी बराबर होता है स्पीड गुने में टाइम। स्पीड है 342, टाइम लगा 3 सेकेंड, तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा 342 गुने में 3 और बटे में 2। इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा 513 मीटर। ए इसका राइट आंसर होगा। ध्वनि का बारंबार परावर्तन क्या कहलाता है? ध्वनि का बार बार रिफ्लेक्शन, जैसे एक खाली कमरे में आप बैठे हो, खाली कमरे में अगर आप कुछ बोलते हो तो वही ध्वनि जो आपने बोला वही आवाज़ आपको कुछ देर तक सुनाई देती है और धीरे धीरे वो साउंड खत्म हो जाती है। इसे बोलते हैं अनुरणन, यानी कि रिवर्बरेशन। तो ये क्यों होता है? ये होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अगर मान लीजिए सिनेमा हॉलों में भी या फिर कोई ऐसा हॉल है जहाँ कोई भाषण चल रहा है, वहाँ पर भी अगर इस तरह से रिवर्बरेशन हो,
यानी बार बार साउंड का रिफ्लेक्शन हो, तो ऐसे में क्या होगा, क्लियरली सुनाई नहीं देगा कि सामने वाला बोल क्या रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि रिवर्बरेशन को, अनुरणन को कम करने के लिए सभा भवन की छतों और दीवारों पर ध्वनि के अवशोषक पदार्थ जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर या पर्दे लगे होते हैं। कमरा जब खाली होता है तब आपको ये रिवर्बरेशन का इफेक्ट देखने को मिलता है। एक बार बोलोगे तो 4 बार, 5 बार, 10 बार आपको सुनाई देगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन वही उसी कमरे में जब आप सामान डाल देते हो, बेड लगा देते हो, अपना सारा सामान वगैरह डाल देते हो, फिर आपको ये सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो जो सामान होता है घर में वो आवाज़ों को कैच कर लेता है, कैप्चर कर लेता है और वो रिफ्लेक्शन को होने से रोकता है, बार बार रिफ्लेक्शन को नहीं होने देता है, जिससे हमें रिवर्बरेशन का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है जब कमरे में सामान भरा हुआ होता है। स्टेथोस्कोप, जिसे हम लोग आला भी बोलते हैं, डॉक्टर्स के पास आप जाते हो, जैसे आपका मान लो तबीयत खराब है, बुखार लगा या कुछ है, तो वो आला लगाकर आपके सीने पर या फिर पीठ पर चेक करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेथोस्कोप। तो इसमें ध्वनि के कौन से गुण के कारण गुण का उपयोग होता है, इसमें ध्वनि का बहुल परावर्तन का उपयोग होता है, यानी कि वही मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज होता है। इसका यूज हम लोग करते हैं हार्ट से आने वाले साउंड को सुनने के लिए, लंग से आने वाले साउंड को सुनने के लिए, ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग के लिए। अब जो वाद्य यंत्र होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसको इस प्रकार से बनाया ही जाता है कि वहाँ मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो। और कंसर्ट हॉल, सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती है, वहाँ भी इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ पे रिफ्लेक्शन होकर के साउंड अच्छे से ऑडियंस के पास पहुँच पाए। और स्टेथोस्कोप खास तरह से बनाया जाता है कि वहाँ भी क्या हो, रिफ्लेक्शन हो, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो। इनमें से सभी हमारा राइट आंसर होगा। समुद्र की गहराई, वायुयान की ऊंचाई और दूर स्थित पहाड़ों की दूरी का पता लगाने के लिए ध्वनि के किस गुण का उपयोग किया जाता है? यहाँ भी क्या होगा, प्रतिध्वनि यानी कि इको का यूज होगा। शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट में किसकी तारतम्य अधिक है? शेर की दहाड़ के पास लाउडनेस ज़्यादा है लेकिन पिच कम है। मच्छर की भनभनाहट, इसमें क्या है, लाउडनेस ये कम है लेकिन पिच ज़्यादा है। तो किसकी तारतम्य पूछा है, यानी किसकी पिच अधिक है? तो मच्छर की भनभनाहट की पिच अधिक है लेकिन लाउडनेस कम है। मनुष्यों में श्रव्यता का परिसर रेंज लगभग कितना होता है? यानी जो मनुष्य है ये कितने फ्रीक्वेंसी तक के साउंड को सुन सकता है? ये रेंज है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, डी इसका राइट आंसर होगा। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को डैश कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक के बीच में अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी है तो हम लोग सुन पाएंगे। 20 हर्ट्ज से अगर नीचे हुआ तो हम लोग नहीं सुन पाएंगे और इसे हम लोग बोलते हैं अवश्रव्य ध्वनि। अवश्रव्य ध्वनि को बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति हुआ फिर भी जो मनुष्य का कान है वो नहीं सुन पाएगा उसे, और इसे हम बोलते हैं प्राश्रव्य ध्वनि या फिर पड़ा ध्वनि। सी इसका राइट आंसर होगा। तो हम लोग सुनेंगे 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। इससे कम हुआ तो इंफ्रासोनिक, और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हुआ तो अल्ट्रासोनिक साउंड। और ना तो हम इंफ्रासोनिक को सुन सकते हैं ना ही अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। हम मनुष्य मैक्सिमम 20 किलो हर्ट्ज तक के ही साउंड को सुन पाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी कहता है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि भी सुन सकते हैं। 5 साल से कम आयु के बच्चे 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को भी सुन सकते हैं, यानी अल्ट्रासोनिक साउंड को भी सुन सकते हैं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे। डैश अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये कौन है? गेंडा यानी कि राइनोसेरस, वेल, हाथी। इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये सारे ही एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन सा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में खूब सारा पूछा गया है। वेल और डॉल्फिन में कंफ्यूजन होता है। वेल आपको याद रखना है WI से आप क्या बोल सकते हो? वेस्ट इंडीज। अभी मैच चल रहा है वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच, तो इससे आप याद रखना कि जो वेल है ये इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है। कुछ जंतु भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं क्योंकि भूकंप मुख्य प्रघाती तरंग से पहले डैश ध्वनि उत्पन्न करते हैं। बहुत ही कम आवृत्ति वाले अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं भूकंप तरंगे। तो ए इसका राइट आंसर होगा। और कुछ जीव जंतु इन ध्वनि को, अवश्रव्य ध्वनि को डिटेक्ट कर लेते हैं, सुन पाते हैं,
तो उनको पता चल जाता है कि कुछ हलचल हो रही है और वो परेशान हो जाते हैं। निम्न में से कौन पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं? डॉल्फिन, मैंने आपको बताया जो वेल है, वेल मछली, ये इंफ्रासोनिक साउंड उत्पन्न करती है। डब्ल्यू से वेल, आई से इंफ्रासोनिक। चमगादड़ यानी कि डॉल्फिन, डॉल्फिन ये अल्ट्रासोनिक साउंड उत्पन्न करती है। DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, डॉल्फिन अल्ट्रासोनिक साउंड उत्पन्न करती है। चमगादड़ ये भी अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है। परपोइज ये भी अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है। राइनोसिरस ये इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। तो डी होगा इसका राइट आंसर। चूहे डैश उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते हैं, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है और ये NCERT का लाइन है। ये हो जाएगा पराश्रव्य, यानी चूहे जो है ये अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं और ये प्रोड्यूस करके वो आपस में खेलते भी हैं। श्रव्य सहायक युक्ति के संबंध में कौन गलत है, यानी कि हेयरिंग एड से रिलेटेड कौन गलत है? यह एक यंत्र है जो दिल का मरीज प्रयोग करते हैं, ये गलत है। यह एक यंत्र है जो कम सुनने वाले लोग इसका प्रयोग करते हैं, ये सही है। यह ध्वनि को प्रावर्धित करता है, ये भी सही है। इसमें माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और स्पीकर होता है, ये भी सही है। ये इसका है जो गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें होता यह है कि जो माइक होता है ये साउंड को कैच करता है, कैच करने के बाद साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में कन्वर्ट कर देता है। फिर एक एम्पलीफायर होता है, ये एम्पलीफायर क्या करेगा? मान लो ये जो माइक साउंड को कैच किया तो इसकी वेव कुछ इस प्रकार है, ये। अब क्या हुआ, ये एम्पलीफायर क्या करेगा? इसको एम्पलीफाई कर देगा, ऐसे एम्पलीफाई कर देगा। और आपको पता होगा कि जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है तो लाउडनेस इंक्रीज हो जाती है। तो जो साउंड इस माइक ने कैच किया उसके पास लाउडनेस कुछ और था, एम्पलीफायर ने क्या किया? एम्पलीफाई कर दिया इसको, यानी कि एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया। अब ये लाउडनेस ज़्यादा हो गया, फिर क्या होगा, ये स्पीकर में जाएगा और वो सुन पाएगा साउंड को, क्योंकि अब लाउडनेस ज़्यादा हो गया है तो वो ऊंचा सुनता है और वो साउंड लाउड होकर के उसके कानों में जाएगा। पराध्वनि के उपयोग के संबंध में कौन सत्य है? जो पराध्वनि है यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड है, इसके यूज के बारे में बताना है कि कौन सही है। धातुओं में दरार का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो ये सही है। मान लो ये कोई मेटल है, धातु है, यहाँ से अल्ट्रासोनिक साउंड को भेजा गया इस प्रकार से। अगर सीधा पास हो गया, यहाँ डिटेक्टर लगा होता है जो डिटेक्ट करता है। अगर सीधा पास हो गया तो चलो कोई इसके अंदर दरार नहीं है, कोई क्रैक नहीं है। अगर कहीं भी मान लो यहाँ पर अगर क्रैक होगा तो अल्ट्रासोनिक साउंड ऐसे गई, यहाँ से टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे कोई डिटेक्शन होगा नहीं, तो फिर इससे समझ में आ जाएगा कि बीच में कहीं पर क्रैक है। वायुयान के अवयवों को साफ सफाई में यूज किया जाता है, इकोकार्डियोग्राफी में यूज किया जाता है। इनमें से सभी हमारा राइट आंसर होगा। इकोकार्डियोग्राफी का यूज किया जाता है, ECG बोलते हैं शॉर्ट में। इसका यूज किया जाता है हार्ट का इमेज बनाने के लिए। तो अल्ट्रासोनिक साउंड को भेजा जाता है, उसको रिफ्लेक्ट करवाया जाता है और फिर वहां से इमेज तैयार किया जाता है। तो ECG एक मेथड है हार्ट का इमेज लेने के लिए। वायुयान की चाल को किसमें मापी जाती है? वायुयान की चाल को मैक संख्या में मापी जाती है। अगर मैक संख्या 1 है, इसका मतलब ये होता है कि वायुयान की चाल और साउंड की चाल, ध्वनि की चाल, ये बराबर है। यानी कि मैक संख्या बराबर होता क्या है? ये हो गया स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट कौन है? वायुयान, और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। तो मान लो मैक संख्या अगर 1 हो जाएगा तो स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर मैक संख्या 1 से ज़्यादा हो गया तब हम बोलेंगे जो स्पीड है ऑब्जेक्ट के पास वो है सुपरसोनिक स्पीड। ऐसे में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी वो साउंड की स्पीड से अधिक होगी। अगर मान लो मैक संख्या 5 से अधिक है तब हम बोलेंगे कि वस्तु की जो स्पीड है ये है हाइपरसोनिक स्पीड। कब? जब 5 से ज़्यादा हो मैक संख्या। अगर मैक संख्या 5 से अधिक है तो चाल डैश कहलाती है, पराध्वनिक चाल कहलाती है, हाइपरसोनिक स्पीड कहलाती है। अगर 1 से अधिक है तो सुपरसोनिक, 5 से अधिक है तो अति पराध्वनिक चाल। बी इसका राइट आंसर होगा, अति पराध्वनिक चाल। अगर 1 से अधिक है तो पराध्वनिक चाल। नेक्स्ट है यदि कर दो। शरीर के आंतरिक अंगों जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। इन सब का इमेज लिया जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। और जब हार्ट का इमेज लिया जाता है इसे हम लोग बोलते हैं ECG, इकोकार्डियोग्राफी। तो ये आप बोल सकते हो कि एक स्पेशल केस हो गया हमारा हार्ट के केस में।
तो ईसीजी भी एक अल्ट्रासोनोग्राफी ही है। अल्ट्रासाउंड आपने सुना होगा, कोई गर्भवती महिला अल्ट्रासाउंड करवाने जाती है तो वहाँ भी क्या होता है, बेबी का इमेज दिखाया जाता है मॉनिटर पर। भ्रूण का जांच करते हैं ना अल्ट्रासाउंड में, तो वो भी हमारा एक अल्ट्रासोनोग्राफी ही है, क्योंकि वहाँ मॉनिटर पर प्रतिबिंब बनाया जाता है बेबी का, जो कि गर्भाशय में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंग नहीं दिखा सकती? तो ये हो जाएगा ध्रुवन। साउंड वेव, साउंड एंड लाइट वेव। कुछ घटनाएं ऐसी है जो ये दोनों वेव दिखाती है। आपको ये याद रखना है, आपके 10th के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, ना ही आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया है यहाँ से, लेकिन और सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि एसएससी वगैरह हो गया, उन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा हो गया रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन, दूसरा रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, तीसरा डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन, और चौथा इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण। एक घटना है जो सिर्फ लाइट वेव दिखा सकती है और दूसरा कोई नहीं, साउंड वेव नहीं दिखा सकती, और ये है पोलराइजेशन, जिसे हम बोलते हैं ध्रुवण। तो यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि पोलराइजेशन जो फिनोमेनन है ये सिर्फ ट्रांसवर्स वेव ही दिखा सकती है, अनुप्रस्थ तरंगे ही दिखा सकती है, और हमें पता है कि लाइट वेव एक ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंग है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखना। जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल का पता लगाने के लिए निम्न में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? यह है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। फुल फॉर्म भी याद रखो आप, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जैसे यहां देखो, ये नाव है और यहां से पता लगाया जा रहा है डेप्थ, कितनी समुद्र की गहराई है। तो यहां से एक अल्ट्रासोनिक साउंड भेजी गई है, अल्ट्रासोनिक साउंड याद रखिएगा, अल्ट्रासोनिक साउंड ही भेजी जाती है, और फिर ये गई नीचे टकरा करके वापस आई, और यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा होता है, और फिर हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में ये कितना डेप्थ है समुद्र की। तो आपको यहाँ से ध्यान क्या रखना है कि जो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, यहाँ इको का यूज किया जाता है, इको बोल दे या फिर रिफ्लेक्शन बोल दे, प्रतिध्वनि या फिर परावर्तन बोल दे, और यहाँ अल्ट्रासोनिक साउंड का भी यूज होता है, यानी कि प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में किस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? प्राश्रव्य ध्वनि या फिर पराध्वनि, अल्ट्रासोनिक साउंड। जब ध्वनि तरंग के रास्ते में कोई अवरोध आता है तो यह अवरोधक के किनारे से मुड़ जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को हम लोग बोलते हैं विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन। इसी डिफ्रैक्शन के कारण जब कोई कमरे में बात करता है तो उसकी आवाज बाहर भी चली जाती है, क्योंकि जब ध्वनि चलती है तो ध्वनि के रास्ते में खिड़कियां आती है, दरवाजे आते हैं, तो खिड़कियों के किनारे से, दरवाजों के किनारे से ये साउंड वेव मुड़ जाती है और बाहर भी चली जाती है। तो इसी घटना को हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। अगर ये डिफ्रैक्शन साउंड वेव नहीं दिखाता तो अगर कोई कमरे में बात कर रहा होता तो हम लोग बाहर नहीं सुन पाते उसकी आवाज को। सोनोमीटर के तार में कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? क्योंकि तार है यानी कि एक सॉलिड मटेरियल है, तो इस तरंग को उत्पन्न होने के लिए एक सॉलिड मीडियम मिला, तो हम बोलेंगे कि ये यांत्रिक तरंग है। साथ में आपको ध्यान में रखना है, तार है यानी कि एक स्ट्रिंग है, तो एक स्ट्रिंग में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्रांसवर्स वेव उत्पन्न होती है। तो बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोनोमीटर का यूज किया जाता है फ्रीक्वेंसी का पता लगाने के लिए। चमगादड़ डैश ध्वनि की मदद से अंधेरे में उड़ पाता है, तो चमगादड़ द्वारा पराध्वनि उत्सर्जित होती है तथा अवरोध या कीटों द्वारा प्रवर्तित होती है, तो इसी की हेल्प से ये चमगादड़ें उड़ पाती है। प्राश्रव्य इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक कान की हड्डी नहीं है? हैमर, एनविल और स्टडप। इसी को हम लोग बोलते हैं मैलियस, इनकस और स्टेप्स। स्टेप्स हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन है और ये कान की हड्डी है। फीमर हो जाएगा राइट आंसर, ये जांघ की हड्डी है। हमारे कान में 3 ही हड्डियां हैं, मुद्रक, निहाई, वलियक, तो ये तीनों हड्डियों का नाम आपको याद होना चाहिए। और कान की हड्डी, स्टेप्स, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। बाहरी परिवेश से ध्वनि को कान का कौन सा भाग एकत्रित करता है? यानी हमारे सराउंडिंग से साउंड का कौन सा भाग, कान का कौन सा भाग साउंड को कलेक्ट करता है? तो आप देखते हो बाहर में जो कुछ स्ट्रक्चर बना होता है कान का, इस प्रकार से ये बना होता है साउंड को कलेक्ट करने के लिए। तो ये होता है हमारे बाहरी कर्ण के द्वारा, यानी कि कर्णपल्लव जिसे हम बोलते हैं।
तो 3 हिस्से होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण। अब कलेक्शन हो चुका है, जो बाहर वाला जो कान है वो ध्वनि को एकत्रित कर चुका है। तो ईयर ड्रम पर उत्पन्न कंपन को कौन एम्पलीफाई करता है? साउंड यहाँ पे कलेक्ट हो चुकी है, अब ये श्रवण नलिका से आगे जाएगी और रास्ते में मिलेगी ईयर ड्रम। ईयर ड्रम, ईयर ड्रम पे क्या होगा आपको पता है, साउंड वेव कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन के रूप में आगे बढ़ती है। तो इस ईयर ड्रम के पास जब कंप्रेशन बनेगा मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, हाई डेंसिटी होगा। तो हाई प्रेशर के कारण क्या होगा, जो ईयर ड्रम होगा ये थोड़ा अंदर की ओर ऐसे हो जाएगी, अंदर की ओर धक्का खाएगी। फिर उसी टाइम कुछ देर बाद तुरंत के तुरंत यहाँ पर रेयरफैक्शन बनेगा, यानी अब यहाँ पे लो डेंसिटी लो प्रेशर हो जाएगा। तो फिर से ये ईयर ड्रम जो है, यानी जो पर्दा लगा होता है यहाँ पे, ये रिलैक्स हो जाएगी और ये ऐसे हो जाएगी। और ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, यानी ईयर ड्रम क्या होगा, अंदर बाहर वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया। अब मान लो कि इसके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड छोटा है, इतना है, इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, याद है ना, मीन पोजीशन से पार्टिकल जितना ऊपर जितना नीचे होता है उसी को मीन पोजीशन बोलते हैं। तो ये वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड मान लो ये अभी छोटा है। अब होगा क्या, हैमर एनविल स्टेप यानी कि मैलियस इनकस और स्टेप्स, ये क्या करेगा, इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा। जैसे अभी हम लोगों ने हेयरिंग एड के बारे में देखा था कि माइक्रोफोन जिस साउंड को कैच करता है उसके एम्पलीट्यूड को एम्पलीफायर बढ़ा देता है। तो यहाँ भी यही होगा, ये क्या करेगा, साउंड के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा, यानी कि एम्पलीफाई कर देगा। एम्पलीफायर का यही काम होता है कि एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है। तो ये एम्पलीफाई करने का काम करेगा तीनों हड्डियां। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। अब ये क्या होगा, ये वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस हुआ अब ये हमारे ब्रेन को जाएगा, इसके द्वारा, श्रवण तंत्रिका के द्वारा, यानी कि ऑडिटरी नर्व के द्वारा। फिर हमारा ब्रेन ये कहेगा कि हाँ, सामने वाले ने बोला है स्टडी ट्यूब एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करो। आंतरिक कर्ण में स्थित डैश के द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदला जाता है। तो ईयर ड्रम वाइब्रेट होना स्टार्ट हो चुका है। ये वाइब्रेशन क्यों हुआ, दाब में परिवर्तन के कारण, कभी हाई प्रेशर कभी लो प्रेशर, यही यहाँ पे क्या हुआ, वाइब्रेट करवाया इस ईयर ड्रम को। तो ये जो दाब परिवर्तन है इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में, हमारे ब्रेन को जाने से पहले इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। ये करता है कर्णावर्त, ठीक है, ये काम करता है कर्णावर्त। और इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद ऑडिटरी नर्व, श्रवण तंत्रिका, ये हमारे ब्रेन को भेजता है। फिर हमारा ब्रेन पता लगाता है कि सामने वाले ने कौन से वर्ड को बोला है। जब दो ध्वनि तरंगों का किसी बिंदु पर विनाशी व्यतिकरण होता है तब उस बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता डैश हो जाती है। व्यतिकरण क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, मान लो दो साउंड वेव है, मान लो एक S1 है एक S2 है, इस दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, एम्पलीट्यूड सेम होता है, फ्रीक्वेंसी भी मान लो सेम है। अब ये दोनों किसी पॉइंट पर जाकर के मिल जाएंगे। इस घटना को, इस फेनोमेनन को ही हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। अब होगा क्या, या तो यहाँ पर होगा विनाशी व्यतिकरण जो यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी को बोलते हैं या तो विनाशी व्यतिकरण या फिर समपोषी व्यतिकरण। तो जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ पर का जो एम्पलीट्यूड होगा, दोनों का एम्पलीट्यूड माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें इंटेंसिटी मिलती है साउंड वेव की, ये मिनिमम मिलती है। इंटेंसिटी मिनिमम यानी कि एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा, यानी कि लाउडनेस कम हो जाएगी, बहुत ही धीमी साउंड हो जाएगी यहाँ पे। भले इस दोनों की साउंड अधिक थी, लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ मिलने के बाद तो उस पॉइंट पे साउंड की लाउडनेस बहुत ही कम हो जाती है, एक साइलेंट जोन क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, आप ऐसा बोल सकते हो। यानी कभी सवाल इस प्रकार से आया कि दो अलग अलग लाउड स्पीकर से साउंड निकलती है फिर एक जगह पर मिलती है, तो उस जगह पे साइलेंट जोन क्रिएट हो जाता है, वहाँ कुछ सुनाई नहीं देता, यानी वहाँ हुआ है इंटरफेरेंस और ये हुआ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब कंस्ट्रक्टिव होगा तो ये इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, लाउडनेस ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ बोला है विनाशी व्यतिकरण, यानी कि न्यूनतम हो जाती है। बी इसका राइट आंसर होगा। तो सेम एम्पलीट्यूड वाले, सेम फ्रीक्वेंसी वाले दो अलग अलग साउंड वेव का किसी पॉइंट पर मिलना ही इंटरफेरेंस कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ये लाइट में भी देखा जाता है। ये एक प्लेटफॉर्म है, मान लो आप इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, दूर से कोई रेलगाड़ी आ रही है। जब दूर से रेलगाड़ी सीटी मारते हुए आगे आती है
तो आप देखना जब वो दूर होती है तब आपको आवाज़ मोटी सुनाई देती है। आवाज़ कैसी होती है? मोटी, यानी कि ग्रेव। ग्रेव कब होती है? यानी कि पिच ज़्यादा, कम, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम। लेकिन जैसे जैसे वो नज़दीक आती है, रेलगाड़ी ट्रेन जैसे जैसे नज़दीक आती है, आप देखोगे कि जो साउंड है वो पतली होती चली जाती है। वहाँ से जो साउंड आ रही है वो पतली होती चली जाती है। कहने का मतलब आवाज़ पतली हो गई तो पिच क्या है? ये बढ़ रही है। पिच बढ़ रही है यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो आपने क्या देखा? जब दूर थी आवाज़ मोटी थी यानी फ्रीक्वेंसी कम थी। जैसे जैसे हमारे नज़दीक आ रही है रेलगाड़ी, सिटी से आने वाली आवाज़ पतली होती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है। इसी को हम लोग बोलते हैं डॉपलर प्रभाव। फिर ट्रेन जैसे जैसे हमसे दूर जाएगी फिर से आवाज़ हमें धीरे धीरे मोटी लगने लगेगी। तो एक्चुअल में होता क्या है कि इस ट्रेन से जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड निकल रही है वो फ्रीक्वेंसी फिक्स होता है। वो उतना ही फ्रीक्वेंसी की साउंड निकलती है, चाहे वो दूर रहे, चाहे आपके पास है, चाहे आपके पास से गुजर जाए। हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या फिर हमें कम फ्रीक्वेंसी मिलती है। हम जो सुनते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और होती है, वहाँ से जो निकलती है वो कुछ और होती है। तो इसी को बोलते हैं डॉपलर प्रभाव। दिन के तुलना में रात में ध्वनि अधिक दूर तक जाती है। इसका मुख्य कारण है यह ध्वनि का अपवर्तन। ध्वनि के अपवर्तन के कारण हम रात में बोलते हैं तो साउंड दूर तक जाती है और दिन में उसके तुलना में कम दूर तक जाती है। अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। हमारा रेडियो ध्वनि किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हमारा रेडियो ध्वनि ये अनुनाद यानी कि रेजोनेंस। नेक्स्ट है, सैनिकों को पुल पार करते समय कदम मिलाकर चलने से क्यों मना किया जाता है? अनुनाद को रोकने के लिए। अनुनाद को रोकने के लिए, रेजोनेंस को रोकने के लिए। अगर रेजोनेंस होता है तो बीच ब्रेक हो सकती है, टूट सकती है, क्षतिग्रस्त हो सकती है। क्योंकि जब रेजोनेंस होता है तो एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का बढ़ जाता है। यानी मान लो पहले इतना छोटा छोटा वाइब्रेशन था, एम्पलीट्यूड बहुत ही कम था। रेजोनेंस होने के बाद ये एम्पलीट्यूड बढ़ सकती है। तो मानो ब्रिज है, अगर वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दे तो वो टूट सकती है ब्रिज। तो आप बस इतना ही याद रखो कि रेजोनेंस होता है तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो प्रकाश तरंगे दिखाती है लेकिन ध्वनि तरंगे नहीं दिखाती है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, विवर्तन ये साउंड भी और लाइट भी दोनों वेव दिखाएगी। ये भी साउंड लाइट दोनों वेव दिखाएगी। अपवर्तन साउंड और लाइट वेव दोनों दिखाएगी। इसके साथ एक और रिफ्लेक्शन साउंड लाइट दोनों वेव दिखाती है। ध्रुवन हो गया जो सिर्फ लाइट वेव दिखाती है। समुद्र की गहराई, जल के नीचे छिपी चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल, डूबे हुए जहाजों आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का यूज किया जाता है। साउंड वेव चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल से अगर कुछ सीखने को मिल रहा है, आपके लिए चैनल यूजफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाइए हमारे नए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू सो मच।